गाइस, मैं आशुतोष शर्मा इंडोविजन नेटवर्किंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस ऑन व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, व्हाट इज़ इंटरनेट ब्राउज़र, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट इज़ ब्राउज़र सिक्योरिटी, व्हाट इज़ कुकीज़ एंड व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्लॉज ऑफ प्रोटोकॉल्स. So guys, today we will discuss on web browser. What is browser? A web browser is a software application for accessing information on the World Wide Web. When a user requests a web pages from a particular website, the web browser retrieves the necessary content from a web server and then display the page on the screen. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट को यूज़ करने के लिए एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउज़र है। ब्राउज़र का काम क्या होता है? इंटरफेस प्रोवाइड करना, ताकि एक इंसान इंटरनेट से इंटरेक्ट हो सके, जो हमारे फ़ोन में भी यूज़ होता है और हमारे कंप्यूटर में भी यूज़ होता है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में। सो गाइस, तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो की होती है वेब पेजेस के रूप में, हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट ब्राउज़र की। तो इसे हम इंटरनेट ब्राउज़र भी कहते हैं, वेब ब्राउज़र भी कहते हैं और वेब क्लाइंट भी कहते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र का मेन काम ट्रांसलेट करना होता है। पर किसे ट्रांसलेट करना होता है? वेब पेजेस को ट्रांसलेट करना, वेबसाइट्स को ट्रांसलेट करना। ये वेबसाइट बनती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से और मार्कअप लैंग्वेजेस से, जैसे कि HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery etc. इनके अलावा ग्राफिक्स को भी यूज़ किया जाता है, जैसे इमेजेस, जिप्स और वीडियो, और इन सभी प्रोसेस से एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है, और इन सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? वेब डेवलपमेंट। तो एक वेब ब्राउज़र का काम है कोड्स को ट्रांसलेट करना और ग्राफिक्स को रेंडर करना, और ऐसा रिज़ल्ट हमें अच्छे क्वालिटी के वेब पेजेस और वेबसाइट्स पर देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता चलता है कि 1990 में ब्राउज़र में पहला ब्राउज़र बना था जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे बनाया था सर टेन बर्नली ने। लेकिन बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया नेक्सस ब्राउज़र, और इस ब्राउज़र में बहुत सारी खामियां थी। यह एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र था, जिसे यूज़ करने के लिए बहुत सी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कोई भी नॉर्मल पर्सन इसे यूज़ नहीं कर सकता था। इस कमी को दूर करने के लिए ब्राउज़र में किए गए ग्राफिक्स और यूज़र इंटरफेस इस कमी को दूर करने के लिए ब्राउज़र में इंट्रोड्यूस किए गए ग्राफिक्स और अब यूज़र इंटरफेस को चेंज कर दिया गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से, और बिल्कुल ही ऐसे ही ग्राफिक्स को वेबसाइट में यूज़ करने लगे, और जिससे बहुत बड़ी कमी दूर हो गई, और जिससे हम ज़्यादा हर कोई ब्राउज़र को यूज कर सकता था। यानी कि आसानी से कोई भी नॉर्मल इंसान, जब इसे चेंजेस किया गया तो जिसकी सहायता से एक नॉर्मल इंसान आसानी से उस ब्राउज़र को यूज़ कर सकता था, यानी एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा भी आसानी से मॉडर्न टाइप के ब्राउज़र्स को यूज कर सकता था। इसलिए इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रेगुलेशन क्रिएट किया इसने, यानी कि जब ये आसानी से यूज किया जाने लगा तो इसने जो है इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रेगुलेशन क्रिएट किया, क्योंकि इंटरनेट को अब हर कोई यूज़ करने लगा। तो बड़ी बड़ी कंपनी, इंडस्ट्री अब इंटरनेट पर आने लगी, और फिर इसके बाद सोशल मीडिया का भी इन्वेंशन हुआ, और इसके बाद बहुत से इन्वेंशन हुए जो कि पॉसिबल थे बिना इंटरनेट ब्राउज़र के।
अगर हम बात करें मॉडर्न ब्राउज़र की, तो वो कितने ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करना बहुत इजी है। किसकी मदद से? ग्राफिक्स की मदद से। और हम कहीं पर भी बैठकर अपने फ़ोन या लैपटॉप से इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं और अपनी फेवरेट साइट्स को भी व्यू कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल होता है बिना इंटरनेट ब्राउज़र के। और अब हम जानेंगे वेब ब्राउज़र के वर्किंग के बारे में। वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है और वेब ब्राउज़र की वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र के वर्किंग के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं। क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है, यानी एक ब्राउज़र का कंप्यूटर में जिसमें वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होता है। क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है, यानी एक यूज़र का कंप्यूटर जिसमें वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम वेब ब्राउज़र के ज़रिए इंटरनेट के द्वारा वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। तो उस टाइम हमारा फ़ोन या कंप्यूटर एज अ क्लाइंट काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर वो कंप्यूटर जहाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जहाँ से क्लाइंट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। और यदि सर्वर को इंटरनेट को सर्वर से कनेक्ट कर दें और इस पे स्टोर हो इंफॉर्मेशन वेब पेजेस और वेबसाइट्स के रूप में, तो हम इसे बोलते हैं वेब सर्वर। सर्वर के अलग अलग साइट्स होते हैं, जैसे गूगल के बड़े बड़े सर्वर, जहाँ ढेर सारे सर्वर्स होते हैं जिन्हें हम डाटा सेंटर कहते हैं। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि इसका वेब ब्राउज़र की वर्किंग के साथ क्या कनेक्शन है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी वेबसाइट को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की और वेबसाइट्स की। तो ये जो फाइल बनती हैं उसे स्टोर किया जाता है वेब सर्वर पर, और इसे स्पेसिफिक लोकेशन पर स्टोर किया जाता है और उसे दिया जाता है स्पेसिफिक एड्रेस, जिसे हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जब हम यही एड्रेस हम किसी भी ब्राउज़र में भरते हैं, तो वहाँ पे लिखते हैं www.google.com, तो वो वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर पर, जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर है। एज अ रिजल्ट, वेब सर्वर HTML कोड की फाइल को, ग्राफिक्स को वेब ब्राउज़र को सेंड कर देता है, और वेब ब्राउज़र उस मोड को यानी जो कोड होता है उसको ट्रांसलेट करता है और उस ग्राफिक्स को रेंडर करता है। एज अ रिज़ल्ट हमें अच्छे क्वालिटी में वेब पेजेस दिखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने कहीं ना कहीं ये जाना कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। सर्वर क्लाइंट का रिस्पॉन्स करता है, सर्वर रिक्वेस्ट करता है। विदाउट इन दोनों के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हमने जाना वेब ब्राउज़र के बारे में। देन अब हम जानेंगे ब्राउज़र सिक्योरिटी। व्हाट इज़ ब्राउज़र सिक्योरिटी? ब्राउज़र सिक्योरिटी इज़ द एप्लीकेशन of the internet security to web browser in order to protect network data and computer system from the breaking of privacy of malware. The web browser is a primary vector by which malware is introduced to computer, like link in phishing emails, compromised websites. Browser security topics: cookies, junkbuster, further discussing privacy anomaly, plugins, JavaScript, ActiveX Java, plug-in extensions. Browser plug-in extension and extensions extended the attack surface, exposing vulnerabilities in Adobe Flash Player. Malware may also be implemented as a browser extension, such as a browser helper. Security risk: annoyance or inconvenience. Display large windows that ignores mouse input, play irritating sound and do not stops. Consume CPU cycle, memory, network bandwidth. Export confidential information. Communication is generally possible. Prevent access to password file. Modify or compromises system. Delete files, call system functions. Browser summary.
Browser uses network and local disk, potential for outline access to local data. Browser interrupt codes from network like HTML, JavaScript. Malicious code can process risk. Consume resources, steal information compressing system. Privacy. Cookies can only be read by the sites that created them or assumed underneath the site that created them. Types of cookies. First party cookies are written by your site and can only be read by your site. Third party cookies are created by advertising in your page that is loaded from a third party site. Session cookies are not actually written to a file but are stored in a browser itself. Summary. It is also important to note that session only lasts till the user closes their browser, whereas cookies can be configured to last longer. दोस्तों, हमने कहीं ना कहीं कुकीज़ के बारे में सुना है. हमने इंटरनेट में ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख जाता है अलाउज कुकी, डिसेबल कुकीज़, डिलीट कुकीज़. तो कहीं ना कहीं हमने कुकीज़ के बारे में पढ़ा है या पढ़ा होगा कि कुकीज़ करके कुछ तो होता होगा इंटरनेट में. तो इंटरनेट में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुकीज़ क्या होता है. तो कुकीज़ गाइस, कुकीज़ कुछ फाइल्स होती हैं जो इंटरनेट ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर होती हैं. वो फाइल्स आती कहाँ से हैं? सबसे बड़ी बात, आप जब भी कुकीज़ इनेबल वेबसाइट्स पे जाते हैं किसी भी ब्राउज़र से, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट या किसी भी बुकिंग साइट का टिकट बुकिंग साइट हो या फ़्लाइट बुकिंग साइट हो, तो जब भी हम उन सब वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साइट्स पे कुकी इनेबल होता है. तो वो हमारे ब्राउज़र पे डिपेंड करता है कि हमारा ब्राउज़र किस तरीके का है. हालांकि उस ब्राउज़र से कुकी को इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है. यदि कुकीज़ इनेबल है तो वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में एक कुकीज़ को ड्रॉप कर देगा. यदि आपका कुकीज़ इनेबल है तो जिस साइट पे आप विज़िट करेंगे उस वेबसाइट के थ्रू हमारे कंप्यूटर में एक कुकीज़ को ड्रॉप कर देगी, अपनी तरफ से एक फ़ाइल को इम्प्लीमेंट कर देगी, इम्प्लांट कर देगी. इसके बाद वेबसाइट पे हमने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या ख़रीदा, क्या नहीं ख़रीदा, हमने ज़्यादा आइटम्स कहाँ देखे, क्या नहीं देखे, कम समय तक देखा या ज़्यादा समय तक देखा, जैसे होटल्स की बुकिंग, किसी ट्रेन या फ्लाइट्स की बुकिंग, वो सभी इंफॉर्मेशन कुकीज़ के हेल्प से वेबसाइट तक पहुंचती रहती हैं, ताकि अगली बार वेबसाइट पे जाएं तो अपने रिकमेंड रिजल्ट्स दिखा सकें. जैसे कि जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़ॉन वगैरह हो गया, तो उस वेबसाइट्स पे अगर आप एक बार विज़िट कर लेते हैं तो कुकीज़ के हेल्प से वो रिकमेंड करता है कि जो भी नए आइटम्स वगैरह हैं वो आपको दिखाया जाए, क्योंकि आप एक अच्छे क्लाइंट हैं उसके. हमारी या ये हॉट आइटम्स हैं, कुकीज़ हेल्प करती है कि आपको अच्छे से अच्छे रिकमेंड आइटम दिखा सकते हैं. तो जो आपने डेटा देखा है, जिस तरीके से इंटरेक्ट किया है, आपके लिए अच्छे वेब में प्रेजेंट करने के लिए ऐसा किया जाता है. अब बात करते हैं कुकीज़ ख़राब क्यों होते हैं. तो अच्छी वाली बात थी कि आपकी हमेशा मदद करती है, यानी कि कुकीज़ का एक काम था कि वो हमेशा आपकी हेल्प करती है कुकीज़. लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि आपको परेशान भी करती है. वो कैसे? जो थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ होते हैं, जो आपके पर्सनल चीज़ों को तंग करते हैं, आपके जानकारी के अनुसार बता दें कि आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं. जैसे आप सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात तब होती है जब हम थर्ड पार्टी कुकीज़ को, आपने देखा होगा दोस्तों कि जब आप थर्ड पार्टी कुकीज़ इनेबल होते हैं तो वो आपके जो सीक्रेट डेटाज होते हैं वो वेबसाइट के थ्रू दूसरों को पास आउट करते रहते हैं. जैसे आपने किसी वेबसाइट पे जैसे विज़िट करते हैं तो तरह तरह के एड्स चल रहे होते हैं. कुछ एड्स पॉपअप एड्स होते हैं, कुछ एड्स होते हैं
जिस पे क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करते हो 10-15 विंडोज़ ओपन हो जाते हैं। जो विंडोज़ ओपन होते हैं, यदि वो वेबसाइट आपके ब्राउज़र में कुकीज़ डाल दें, यदि वो आपके कंप्यूटर में कुकीज़ को इम्प्लांट कर दें, तो बाद में वो आपके सारे प्राइवेसी को छीन सकती है। देखिए, जो कि आपकी कुकीज़ होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होती है, यानी आपके कंप्यूटर में जो कुकीज़ सेव होती है वो नॉर्मल होती है, उसमें कोई इनक्रिप्शन नहीं होता है। हालांकि कुकीज़ में आपके आईडी पासवर्ड सेव तो नहीं होते हैं, बट जो आपका लॉगिन सेशन होता है वो सारा सेव होता है। जो थर्ड पार्टीज कुकीज़ होती हैं वो किसी एक वेबसाइट पर नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन की कुकीज़ है तो वो अमेज़ॉन के ही वेबसाइट पे काम कर रही है, यानी कि अगर पर्टिकुलर ट्रस्टेड वेबसाइट है अमेज़ॉन की, तो अगर उसकी कुकीज़ है तो वो उसी के वेबसाइट पे काम करेगी। बाकी जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं वो किसी एक वेबसाइट पर नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सारे वेबसाइट्स पे वर्क करती हैं। थर्ड पार्टी जो कुकीज़ होती हैं वो हर वेबसाइट पे काम करेगी, आपके लॉगिन सेशन को कैप्चर करके वेबसाइट को पहुंचाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं पे अपने कार्ड नंबर के डिटेल ऐड की है, कहीं पे आपने इम्पॉर्टेंट थिंग रखा है, वो आसानी से वेबसाइट तक पास आउट कर सकती है, क्योंकि कुकीज़ जो होते हैं वो इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, वो सिंपल टेक्स्ट में होते हैं। इन सब से बचने के लिए आप अपने ब्राउज़र को सेटिंग में जाएं, अपने ब्राउज़र के सेटिंग में जाएं और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ब्लॉक ऑल कुकीज़, तो आप उसकी सहायता से कुकीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ब्लॉक कुकीज़ का भी ऑप्शन आता है कि आप उसको भी कर सकते हैं, चाहे तो आप टोटली क्लोज कर सकते हैं या ऑप्शनल क्लोज कर सकते हैं। तो कुकीज़ की सहायता से आपको कहीं ना कहीं एक तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है, एक तरफ से हानि भी हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें कुकीज़ के द्वारा होती हैं। कुकीज़ क्या होता है इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्लाइड है क्लाउड कंप्यूटिंग। We will know about cloud computing. Cloud computing is the on-demand availability of computer system resources, especially data storage and computing power without direct active management by the user. The term is generally used to describe data centers available to many users over the internet. Example of cloud application: Amazon EC2, Salesforce, IBM Cloud, Dropbox, Gmail। तो हम जानेंगे जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी तो किस तरह एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते थे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो हम जानेंगे जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी तो किस तरह एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते थे और लाइव लेते थे। जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी तो आपके एक हार्डवेयर सेटअप करना पड़ता था। आपके पास प्रॉपर हार्डवेयर होता है, ऐसा नहीं है आज के डेट में नहीं होता है। आज के डेट में भी लोग यूज़ करते हैं, बट को बहुत ही कम यूज़ करते हैं। उस सल्यूशन को, यानी कि जो हार्डवेयर की सेटअप होती थी, उस सल्यूशन को हम बोलते हैं ऑन प्रीम सल्यूशन। ये अब उतना पॉपुलर नहीं है जितना पहले था। अब आल्दो ये उतना डिमांड में भी नहीं है, इसकी जगह लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसी क्या कमी थी ऑन प्रीम सॉल्यूशन में कि जो लोग क्लाउड कंप्यूटर की तरफ मूव करने लगे। एक ऑन प्रीम सॉल्यूशन की सेटअप करने के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको हार्डवेयर सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए आपको मेंटेनेंस इंजीनियर भी चाहिए जो उसे मेंटेन कर सके और हमेशा मेक श्योर करना है कि वो अप एंड रनिंग में रहे, यानी बंद नहीं होना चाहिए। अब इस सब को मेंटेन करने के लिए आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। आइए जानते हैं किस तरीके से। मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया। अब जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ आते हैं
सुबह के टाइम पे, यानी कि जो हमारे यूज़र होते हैं, जो हमारे एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, सुबह के टाइम पे यूज़र कम होते हैं और दोपहर में बढ़ जाते हैं, और शाम के टाइम पे और अधिक हो जाते हैं, और रात के टाइम पे यूज़र बहुत कम चले जाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे यूज़र एकदम नहीं होते हैं। अब ये जितनी प्रक्रिया होती है उससे वेबसाइट के ऊपर लोड आता है, बट लोड डिफाइन नहीं है। कब कितना रहेगा, यानी कि आपको नहीं ना पता है कि लोड कब कितना रहेगा। अगर आपने मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन किया है तो आप ये नहीं जानते हैं कि लोड किस समय में कितना रहेगा, और बट लोड डिफाइन तो है नहीं कब कितना रहेगा। लेकिन जब आप एक हार्डवेयर को सेटअप करते हैं तो आपको पिक टाइम लेके चलना पड़ता है कि हाईएस्ट लोड कितना आ सकता है, बिकॉज आप हाईएस्ट लोड लेके चलेंगे तो लोवेस्ट अपने आप उसमें कवर हो जाएगा। यानी कि जब आप हाईएस्ट लोड लेके चलेंगे तो उसमें लोवेस्ट अपने आप कवर हो जाएगा। और हमें सबसे ज़्यादा लोड के बारे में सोचना पड़ता है और उस तरीके से सेटअप करना पड़ता है। भाई यूज़र्स आ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों की ध्यान में देखते हुए उसका सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अब उस तरह की सिस्टम को सेटअप करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन हाई हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हार्डवेयर का कॉस्ट बढ़ जाता है। अब हार्डवेयर की कॉस्ट बढ़ेगी तो मेंटेनेंस की भी कॉस्ट बढ़ेगी। मान लीजिए मैंने हाई क्वालिटी हार्डवेयर सेटअप कर दिया जो पिक टाइम के लिए था, लेकिन जब मेरा ट्रैफिक कम हुआ तो हार्डवेयर यूज़ नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास इनफिशियंसी आ जाती है और अननेसेसरी मेरे पास लॉस ऑफ मनी और लॉस ऑफ हार्डवेयर होता है। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से हेल्प करेगी इन सब चीज़ों में क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटर क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, मैंने आपको स्टार्ट किया, उस पर इंटरनेट स्टार्ट करके उसे आपको रिमोटली एक्सेस दे दिया। आप उस सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, आपको उसका सॉफ्टवेयर देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हार्डवेयर देखने की ज़रूरत है। आपका प्लेटफॉर्म मिला है, आपको यूज़ कीजिए। आप उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल कम हो गया है और आपको ना हार्डवेयर का ना ही सॉफ्टवेयर का एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। और आज के डेट में सर्वर आपको किस तरह से मिलता है, मान लीजिए मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि मुझे 6 से 10 के बीच में हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और रात को 12 बजे के बाद लो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि और आज के डेट में सर्वर आपको किस तरह से मिलता है। मान लीजिए कि मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि मुझे 6 से 10 के बीच में सर्वर का हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और रात को 12 बजे के बाद लो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और आप पर घंटे के हिसाब से भी सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके वजह से अंडरलाइन जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बता देता हूँ आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको रिमोट सर्वर मिलता है, उसमें स्टोरेज भी मिलती है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो, लेकिन वो सब एक वर्चुअल सिस्टम के ऊपर होता है, ना कि आपके लोकल सिस्टम के ऊपर। तो आइए जानते हैं अब क्लाउड मॉडल्स के बारे में। हमारे पास दो तरह के क्लाउड मॉडल्स होते हैं, एक सर्विस मॉडल होता है, एक डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है। सर्विस मॉडल के 3 पार्ट में डिवाइड होता है, IaaS, PaaS, SaaS। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, resources cloud, CPU, memory, storage, network managed and scalable। PaaS, platform as a service, provide computational resources through a platform, OS dedicated APIs। Software as a service, implementation of specific business functions, example Google Docs, Salesforce, CRM। देन सेकेंड मॉडल जो होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट मॉडल। उसके भी 3 पार्ट होते हैं, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड।
अब मान लीजिए हम किसी वेबसाइट को डिप्लॉय करना है, तो मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा क्या मेरे पास उस वेबसाइट का पब्लिक ले जाने का ऑप्शन है। मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है, उसमें कुछ डेटा प्रोसेसिंग हो रही है या फिर कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ। जो एनालिसिस है वो एक्सटर्नल रहना चाहिए और आउटपुट है उसको एक्सटर्नल लेके जा सकता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा एनालिसिस को प्राइवेट क्लाउड पे और वेबसाइट को पब्लिक क्लाउड पे लेके जाएंगे। यानी कि जो सिक्वेंसली या जो सीक्रेटली डेटा है वो हमारा जो है प्राइवेट क्लाउड पे यूज़ होगा और जो हम आउटपुट निकाल रहे हैं उसको हम पब्लिक क्लाउड पे शेयर करेंगे। इनके अलावा हाइब्रिड क्लाउड होता है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का कम्बिनेशन होता है। इन दोनों को मिला करके भी जो है आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं, यानी इस मॉडल में। तो फाइनली हमने जाना क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स के बारे में। अब जो IaaS होता है, इसमें जो है CPU, मेमोरी, स्टोरेज से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी होती है, यानी कि फुल्ली कंट्रोल होता है IaaS में। और PaaS जो होता है, इसमें जो है एप्लीकेशन को आप डिप्लॉय कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को जान सकते हैं, यानी कि फुल्ली नॉलेज नहीं होती है जैसा कि IaaS में होता है। और SaaS में केवल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी सर्विसेज वगैरह हैं उसकी इंफॉर्मेशन SaaS में होता है। What should cloud computing be? Cloud computing involves in virtualization, automatic scalability, on-demand deployment, open source software, open standard. Weakness in cloud computing: the main disadvantages are security, loss of control, unstable cost structure, potentially decreased business flexibility, integration problem. Cloud computing technologies and business models have not yet reached maturity. Standards are being developed. Organizational changes are needed for adapting the technology, procedures, skill, business model. System configuration: the way as a system is set up, it is a assortment of components that makes up the system, referred to either hardware, software, or combination of both. When you install a new device or program, you need to configure it, which means that you need to set various switches and jumpers for hardware and to define values for parameters for software. Challenges in network configuration: fiber optic safety, chemicals, tools, glass shards, and harmful lights. Fiber optic safety, FOC. Fiber optic cables are useful fast data communication, but they have certain hazards, dangerous chemicals, tools with sharp edges, light which you cannot see that can burn your eyes, glass shards produced by cutting fiber optic that can cause bodily harm. Challenges in network configuration: vulnerabilities, weakness that allows an attacker to reduce a system information assurance. Primary vulnerabilities in a network technology configuration: security policies. Threats: willing and qualified to take the advantage of each security vulnerabilities. Classes of threats: structured threats, unstructured threats, external threats, and internal threats like hacker, crackers, tracks, spammer, phisher attacks. The threats used a variety of tools, scripts, and programs to launch attack against network and network devices. Classes of attacks: access, denial of services, worms, virus, and trojans, password attacks. Protocol implementation. A protocol implementation conformance statement is a structured development which assert which specific requirements are met by a given implementation of a protocol standard. It is often completed as a record of formal protocol conformance test result and some automated testing system. Machine author as a picks as a output.
प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज पाते हैं। विदाउट प्रोटोकॉल हम कोई भी डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते हैं। प्रोटोकॉल्स के बनाने के लिए, यानी कि जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है या जो भी साइंटिस्ट इसको डिज़ाइन करता है, बेसिकली प्रोटोकॉल्स जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो उसमें एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स जब बनाया गया था तो फाइनली उसमें जो एल्गोरिथम यूज़ किया गया था, रैंडम बैक ऑफ एल्गोरिथम यूज़ किया गया था। यानी कि जो रैंडम बैक ऑफ नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस एल्गोरिथम को बनाया था जिसके थ्रू जो है प्रोटोकॉल्स को आप, यानी प्रोटोकॉल्स रन करता है। वैसे ही EIGRP जब था तो उसमें भी एल्गोरिथम यूज़ किया गया था, डुअल एल्गोरिथम, डिफ्यूज़ अपडेटिंग एल्गोरिथम यूज़ किया गया था EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं वो एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं। एल्गोरिथम में सारे डिटेल्स होते हैं प्रोटोकॉल्स के कि वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे रन करते हैं, वो सारे प्रोसेस उस प्रोटोकॉल्स के अंदर होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।